हेलो 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 नमस्कार आदाब गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत के सबसे जबरदस्त, भारत के सबसे विश्वसनीय, भारत के सबसे प्यारे, भारत के सबसे जबरदस्त एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। और आप सभी के सामने हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आपकी आज की इस क्लास को करने के लिए यहाँ पर पूरे तौर पर तत्पर है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी बच्चों तक हमारी आवाज बिल्कुल सही तरीके से पहुंच रही है। शाम के बज गए हैं 7 बज के हो गए हैं 45 मिनट। जो क्लास होनी चाहिए थी 7:45 पे वो 8 बजे हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया था, इसी वजह से हमारी क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा आगे बढ़ा देखने को मिलते हैं, है ना। उन प्रश्न उत्तरों को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ की सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। अरे यार क्या बताएं, अब सर क्या एक बार करना क्या है करते हैं और कोई क्विक रिवीजन कर ले बेटा। ध्यान से दीजिए, देखिएगा क्या हमारे सामने इस चैप्टर का नाम रखा गया है जिसे बोला जा रहा है कहा जाता है। और अगर हम लोग देखें साझेदारी का मतलब क्या है, साझेदारी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग भागीदारी कहते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए यह जरूरी है कि उस देश के अंदर जो देश को चलाने की, आप सभी के साथ दोस्तों एक देश के बारे में जिसे हम लोग बेल्जियम जाता है, और इस देश के अंदर जो जर्मन भाषा होती है ना वो बोली जाती है, ये तो आपको पता है। और हमने ना ये भी एक बार आप लोग बताएंगे सर, आकाश सर ने आपको पेश किया 59% हमारे डच भाषी लोग हुआ करते थे, तो अमीर देखने को मिल रहे थे, और इसी वजह से ना इस देश के अंदर मिल रहा है। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा बेल्जियम देश हमें देखने को मिलता है, सरकार होगी जो पूरे देश को चलाएगी, इसमें डच भाषी लोग भी होंगे, इसमें उसी के साथ साथ और देश के बारे में डिस्कशन किया था। अभी आकाश सर और पंकज सर की कहानी जो है, इस देश की राजधानी बड़ा अजीब सा नाम है। तो श्रीलंका एक देश है और वो हुआ था, श्रीलंका को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ था। अच्छा, गुलामी के टाइम पर दूसरे यहां से गए थे, ये भारत से यहां पर लाकर बसाए गए थे। जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं ये यहां के मूल निवासी हैं। मूल बताइएगा बहुसंख्यक या फिर इन दोनों भाषाओं में कौन सी भाषा बहुसंख्यक होगी, आप मुझे ये बता सकते हैं तो बताइए, जल्दी से बताइए। और बहुसंख्यक का मतलब होता है कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है उन्हें हम काल धर्म होगा, ये देश के धर्म को बौद्ध धर्म बना देते हैं। और जो तमिल लोग थे, इसके देखा जाता है मिलेगी तो सिर्फ किसे मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सिंगली लोगों को मिलेगी। इससे देश के अंदर ना टेंशन बढ़ गई, यहां सत्ता की साझेदारी हमें होती हुई नहीं दिखी। फिर तमिल लोगों का बहुत लंबे टाइम तक, साल 2009 तक श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध चलता रहता है। तो यहां पर हमने इन दो देशों के बारे में देखा था, फिर हमने ना भारत। अब एक बार जल्दी से आप सभी लोग मेरे को फायर इग्नोर कर रही हैं, आप लोगों का टेस्ट पूछा जा रहा है, पेपर में आया है कि सत्ता की साझेदारी से आप लोग क्या समझते हैं। आप सभी इसके बारे में जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि कोई ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर जिस भी देश के अंदर रहने वाले कोई भी समूह है, जैसे कोई भी धर्म के लोग किसी देश के अंदर रहते हैं, किसी भी जाति के लोग किसी भी देश के अंदर रहते हैं, या फिर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, या फिर अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ रहते हुए दिखते हैं, कि देश के अंदर मौजूद कोई भी धर्म का आदमी, किसी भी जाति का, किसी भी भाषा का, किसी भी संस्कृति का, उनको देश के शासन में शामिल किया जाए। और जब आप ऐसा करते हैं तो इसी को हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप अपने देश के अंदर मौजूद देश के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा, समूह, संस्कृति से आते हो, सबको देश के अंदर शामिल करते हैं, देश के शासन में शामिल करते हैं, देश को चलाने में सबको बुलाया जाता है, उसी को हम लोग सत्ता की साझेदारी कह रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखता है कि लोकतंत्र हमें कहां देखने को मिलेगा। भाई लोकतंत्र ना हमें कहां देखने को मिलता है दोस्तों, कि जो लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है जहां सत्ता की साझेदारी होती है। जैसे एक देश का मैं आपको एग्जांपल दूंगा और उस देश के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन करेंगे। एक देश है जिसे बोला जाता है सऊदी अरब। आप और एक ही परिवार के लोग आप देखते हैं दोस्तों कि यहां पर राजा बनते रहते हैं। पहले दादा के पास आपको सारी पावर देखने को मिलती है, अंदर ही आप देखते हैं कि अलग अलग देशों मूल मंत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखता है। इसको हम लोग आपके सामने यहां पर पेश करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए हम ये बोलते हैं कि हमारा प्यारा भारत है, और प्यारा भारत कैसा देश है? प्यारा भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जब भी आप लोग इस शब्द को देखें लोकतंत्र, तो उसका मतलब है ऐसा देश जहां पर चुनाव होते हैं। और भारत के अंदर क्या हमें चुनाव होते हुए दिखते हैं? जी हां, हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं। और इलेक्शंस में क्या होता है दोस्तों कि हर 18 साल से जो बड़ा आदमी औरत होगा, हर 18 साल से जो बड़ा आदमी व्यक्ति होता है, वो क्या करता है दोस्तों, वो इलेक्शन के अंदर हमें चुनाव के अंदर वोट देता हुआ देखने को मिलता है। तो भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश। पहला नेता किसी भी देश को हम लोग क्या कहते हैं, उसी समूह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सर क्यों है भारत एक लोकतांत्रिक देश? क्योंकि भारत के अंदर चुनाव होते हैं। भारत में चुनाव होते हैं मतलब हर 18 साल से बड़ा आदमी वोट देने के लिए जाता है। आप लोग भी जाएंगे जब 18 सरकार या फिर गवर्नमेंट कहते हैं। तो भारत देश के अंदर देश की जनता क्या करती है? अपना वोट देती है। मताधिकार का मतलब कि हम लोग वोट देते हैं और अपने वोट के जरिए हम लोग अपने प्रतिनिधि को, यानी कि अपने नेता को चुनते हैं। और ये जो हमारे नेता लोग होते हैं ये एक अपना समूह बनाते हैं जिसे सरकार कहते हैं, और यही सरकार देश को चलाती है। चाय पीते हैं और बताओ शर्मा जी सब बढ़िया है, और बताओ वर्मा जी सब बढ़िया है, ऐसा नहीं करते। देश के जो हमारे नेतागण होते हैं इनको देश को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। और हमारी जो सारी के सारे नेतागण 18 साल से बड़ा आदमी वोट देने के लिए जाता है। आप लोग भी जाएंगे जब 18 साल के हो जाएंगे। अब जब जो बहुत सारे लोग वोट देते हैं, है ना, जैसे इलेक्शन होता है तो उसमें एक जाता है। आप लोग भी जाएंगे जब 18 साल के हो जाएंगे। अब जब जो बहुत सारे लोग वोट देते हैं, है ना, जैसे इलेक्शन होता है तो उसमें एक आदमी नेता बनने के लिए नहीं खड़ा होता, उसमें बहुत सारे लोग आप देखते हैं दोस्तों कि नेता बनने के लिए खड़े होते हैं।
है ना। जैसे मान लो कि ये 5 लोग नेता बनने के लिए खड़े हुए हैं, इसे मिले 10 वोट, इसे मिले 10 वोट, इसे मिले 10 वोट, इसे मिले 20 वोट, और इस आदमी को मिले 50 वोट। जिसको सबसे ज्यादा मिल जाते हैं वो इस इलाके का नेता बन जाता है। अब ये अकेला आदमी ना तो अपने राज्य को ना तो पूरे देश को संभाल सकता है। तो ये जो जीते हुए नेता लोग होते हैं इनका एक समूह बनता है और इसी को हम लोग सरकार या फिर गवर्नमेंट कहते हैं। तो भारत देश के अंदर देश की जनता क्या करती है, अपना वोट देती है। मताधिकार का मतलब कि हम लोग वोट देते हैं और अपने वोट के जरिए हम लोग अपने प्रतिनिधि को यानी कि अपने नेता को चुनते हैं। और ये जो हमारे नेता लोग होते हैं ये एक अपना समूह बनाते हैं जिसे सरकार कहते हैं, और यही सरकार देश को चलाती है। समझ में आया आपको? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश क्यों है। लोकतांत्रिक देश क्योंकि यहां चुनाव होते हैं, 18 साल से बड़ा आदमी हर वोट देता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो नेता या प्रतिनिधि कहलाता है, और यही नेता और प्रतिनिधि का जो समूह है उसे हम सरकार कहते हैं, और सरकार देश को चलाती है, सरकार देश को संभालती है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, हमारे देश के अंदर जो चुनी हुई सरकार है आखिर ये कार्य क्या करती है, यानी कि जो नेता लोग हैं, ये जो नेता लोगों का समूह बनता है, आखिर ये नेता लोग करते क्या है? सर संसद में बैठकर चाय पीते हैं और बताओ शर्मा जी सब बढ़िया है, और बताओ वर्मा जी सब बढ़िया है। ऐसा नहीं करते। देश के जो हमारे नेतागण होते हैं इनको देश को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, और हमारे जो सारे के सारे नेतागण होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर ये जो हमारी सरकार है या फिर जो हमारे नेतागण हैं इनकी जिम्मेदारी है कि देश के शासन को चलाएं, यानी कि देश को आगे बढ़ाएं। और इनका काम होता है कि देश को चलाने के लिए नए नए नियम बनाना। जितने भी हमारे नेता लोग होते हैं ये संसद में बैठकर डिस्कशन करते हैं, ये वाद विवाद करते हैं, ये डिस्कशन करते हैं कि क्या हमें महिलाओं के लिए अच्छे नियम बनाने हैं, क्या हमें शिक्षा पर अच्छा काम करना है, क्या हमें सड़कें बनानी है। नेता लोग संशोधन का मतलब क्या होता है बेटा? संशोधन का मतलब होता है बदलाव। अब तक हमने 4 ये सवाल बहुत बार पूछे गए, जल्दी बताइएगा। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? एक बार हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और आप सभी के दिमाग में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर है नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सर पोल के कुछ क्वेश्चन हो जाए यार, तुम लोग मानते नहीं हो। चलो कुछ पोल के क्वेश्चन तुम्हारे साथ कराते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से हर चीज को समझ सकें। सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश के अंदर गृह युद्ध हुआ? श्रीलंका में, युगोस्लाविया में, बेल्जियम में, या फिर लेबनान में? जल्दी से आपको अंदर देश के अंदर अपन को। सर आप क्या पी रहे हैं यार? ये ब्लैक कलर की कॉफी है और ये पीनी पड़ रही है। चलिए, अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत था कि ऐसा कोई देश जहां पर जिनकी संख्या ज्यादा थी इन लोगों ने हुआ था। ऑप्शन ए हमारा लगभग पिछले 8 महीने नहीं आ रहा है। बेटा अपनी ऐप को एक बार अपडेट कीजिएगा, दानिया जी और गौरव जी भी, जिनके पास पोल नहीं आया एक बार अपनी ऐप को अपडेट कीजिए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि शायद आपका इंटरनेट थोड़ा ढीला ढाला है, अपने आंसर्स को देना शुरू कर दिया है। और सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में होती है? तो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था हमें बेल्जियम के अंदर दिखती है, जहां पर पूरे देश को चलाने के लिए केंद्र सरकार निर्मित की जाती है, जहां राज्यों को चलाने के लिए राज्य सरकारें होती हैं, और एक तीसरे तरीके की ये सरकार बनाते हैं, इसको ये लोग बोलते हैं सामुदायिक सरकार। पेश करेंगे और बहुत अच्छे तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो तमिलनाडु से श्रीलंका किस दिशा में पड़ता है? दक्षिण, पूर्वी, उत्तरी या फिर पश्चिम? चारों ऑप्शंस आप देखते हैं और सही आंसर आप लोग हमारे सामने यहां पर पेश करेंगे। जल्दी बताइएगा, है ना, जल्दी से आप लोग बताइएगा। सर क्वेश्चन से पहले ही पोल आ जा रहा है? तो पोल का फिर टाइम बढ़ाते हैं बेटा, है ना। एक बार फिर हम लोग आपके साथ पोल का जो टाइम होता है उसे बढ़ाते हैं। को बता दूंगा बेटा, अभी पहले जो हमारे टॉपिक्स उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के देश तट पर है। श्रीलंका ना हमें दक्षिण में देखने को मिलता है, जैसे ये हमारे भारत का मानचित्र है, भारत के मानचित्र में ये हमारा तमिलनाडु है। और लगभग साझेदारी क्यों जरूरी होती है? क्योंकि ये सामुदायिक भागीदारी के लिए जरूरी है, सत्ता के बंटवारे के लिए जरूरी है, शांति के है। ऑप्शन ए अपन का बिल्कुल सही है। और लगभग हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है उसे कम या फिर रोकने के लिए। बहुत अच्छा सवाल, पेपर में बहुत बार पूछा गया सवाल और बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखने वाला। और हम लोग यहां पर अगर देखें सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि आपके देश के अंदर जो अलग अलग लोग होते हैं, जैसे हमें श्रीलंका के अंदर या फिर अगर हम लोग बेल्जियम के अंदर देखें तो डच भाषा के लोग, बेल्जियम के अंदर फ्रेंच भाषा के लोग और बेल्जियम के अंदर जर्मन भाषा के लोगों में झगड़ा होने लग गया था। लेकिन जब देश के शासन में सबको शामिल किया तो जो टकराव हो रहा था, जो झगड़ा हो रहा था, वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला। ऑप्शन डी हमारा यहां पर बिल्कुल सही है और लगभग हमारे 71% दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सत्ता की साझेदारी टकराव को कम करती है, झगड़े को कम करती है, देश में शांति लेकर आती है। ये एक प्रश्न आपके सामने यहां पर रहा। सवाल है, साल 1970 से साल 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान को कितनी बार बदल दिया गया? 3, 4, 7 या फिर 10? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। जल्दी से आप सभी लोग अपने सही आंसर को हमारे साक्षी कैसी हैं आप? अच्छा, आपस में बातचीत हो रही है, जल्दी बताइए। काफी प्यारा सवाल है और बहुत 93 के बीच में बेल्जियम के संविधान में 4 बार हमें संशोधन होते हुए देखने को मिला। संशोधन का मतलब होता है बदलाव होता हुआ देखने को मिला। ऑप्शन बी हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। 82% दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर हमारे सामने रखा है। बढ़ेंगे, कुछ हमारे और क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और उनका आंसर आपको हमारे सामने एक एक करके कि इनमें से कौन सी शासन व्यवस्था में, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपने आंसर को दे दिया है। सत्ता में राजनीति किस व्यवस्था, अबे चौधरी क्लास के आखिर में जहां जहां लोकतंत्र है वहां सत्ता की साझेदारी सबसे अच्छे तरीके से हमें आती हुई देखने को। 93% विश्वास है कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और जरूरतों की अवहेलना कर अपने ही देश पर पूरा कब्जा किया हुआ है, अल्पसंख्यक लोगों को दबा रहे हैं, उनको कोई हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। उसे क्या कहेंगे? पावर शेयरिंग, केंद्र सरकार, बहुसंख्यकवाद या फिर सामुदायिक सरकार? बहुत प्यारा सवाल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखने वाला सवाल और जल्दी से आप लोग अपने सही आंसर को यहां पर पेश करेंगे। सर मतलब वो लोग बहुसंख्यकवाद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और अगर देखें सर सैलरी कितना है आपका ये बता दीजिएगा ना सर, ये पेपर में आएगा है। आपके सामने आंसर को लिखकर लाए हैं, आपको प्रश्न। हाँ, अगर हम लोग ध्यान से देखें सर सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं मैं भी बताता हूं बेटा आपको, अभी रुकिए, इसके और क्वेश्चन आने वाले। भारत में 3 धर्म थे, वो हिंदू भी थे, वो देश में सत्ता की साझेदारी नहीं हुई। घबरा तो नहीं रहे हो? जल्दी बताइएगा।
बी हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग देखें दोस्तों तो हमारे लगभग 90% दोस्तों ने सही आंसर पेश किया। अरे घबरा तो नहीं रहे हो, देखिए और प्यारे से सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। सत्ता का बंटवारा नहीं किया, जिसकी वजह से श्रीलंका के एक बार जल्दी से हम लोग अपने तमिल लोगों में टेंशन बढ़ गई, टकराव बढ़ गया और इसकी वजह से देश गृह युद्ध की चपेट में चला गया। ऑप्शन ए अपन का बिल्कुल सही है, लगभग 92%। ये सामुदायिक सरकार क्या है उसी का प्रश्न है, तो इसीलिए इसको हम लोग अब यहां देखेंगे। सामुदायिक सरकार का अर्थ क्या है, ये पूछा जा रहा है कि विकास के संबंध में सरकार की शक्तियां, समुदाय के लिए कानून बनाने के संदर्भ में सरकार की शक्तियां, एक ऐसी सरकार जो संस्कृति संबंधी, शिक्षा संबंधी और भाषा संबंधी कानून बनाएगी, या फिर एक ऐसी सरकार जो समुदाय के हितों की रक्षा करेगी। तो सामुदायिक सरकार जो बेल्जियम में दिखती है, इसका वास्तविक कार्य क्या था या फिर इसका अर्थ क्या है, इसके बेल्जियम में, क्योंकि वहां पर बोलेगी। ऑप्शन सी अपन का बिल्कुल सही है। और यहां पर हम लोग देखें तो 68% दोस्तों ने ही बिल्कुल सही आंसर पेश किया। अगला सवाल आपका सामने हो, बताइएगा। बहुत है ना, हम लोग इसके आंसर को पेश कर लेते हैं कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन हुआ करता था। चलेंगे और बहुत चलो दोबारा तरीके का कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में बताने पड़ते हो। बैगन 11 क्वेश्चन हुए अभी, और तरीके से पावर है, देश को चलाने की जो पावर है वो सबके साथ शेयर की जाए। लोकतंत्र के अंदर ये क्यों जरूरी है कि देश को चलाने की पावर सबके साथ हो और अधिक से अधिक लोगों के साथ हो। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। भारत के अंदर हिंदू, हिंदी भाषी, तमिल भाषी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, उड़िया, हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, मगधी, अवधी, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। क्या हमारे देश के अंदर हम कर दें कि सिर्फ एक धर्म को आगे लेके चलें, या फिर हम अपने देश के अंदर सिर्फ एक भाषा को आगे लेके चलें? इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? जी हां, फर्क पड़ेगा। श्रीलंका जैसे हालात हमें देखने को मिलेंगे। भाई कोई भी देश जो अपने आप को लोकतांत्रिक बोलता है, तो वहां पर ना असली जो पावर होती है वो देश की प्रजा यानी कि देश की जनता के पास होती है। और लोकतंत्र का ये आप देखते हैं दोस्तों कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मूल मंत्र हमें देखने को मिलता है। यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि हमारा मूल मंत्र रखा जा रहा है कि लोकतंत्र का ना एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें ये बात बोली जा रही है कि देश को चलाने की जो शक्तियां हो वो देश के सभी लोगों के अंदर आप देखते हैं दोस्तों की बांटी जानी चाहिए। देश के लोग अपने में से ही कुछ नेताओं को चुने, और ये जो देश के चुने हुए लोग आए ना, ये क्या करें दोस्तों कि देश को चलाएं। तो कोई भी लोकतांत्रिक देश जो अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, वास्तविकता में वहां पर सत्ता की साझेदारी होनी ही चाहिए। और ये जो सत्ता की साझेदारी है ना, ये किसी भी देश को क्या करती है दोस्तों, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो यहां पर हमने आप सभी के साथ अपने इन पॉइंट्स को आपके सामने रखा। अगला सवाल देखने के लिए हमें सत्ता की साझेदारी क्यों करनी चाहिए। हाँ, किसी भी देश के अंदर जहां पर हमें टकराव देखने को मिल रहा है, लोगों में झगड़ा है, लोगों में टेंशन है, लोगों में आप देखते हैं दोस्तों कि गुस्सा है एक दूसरे को लेकर, अगर तुम देश के शासन में सबको शामिल करोगे तो जो ये टकराव है ये कम होगा, और इस टकराव के कम होने से लोगों में शांति आएगी और लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रहेंगे। जैसे बेल्जियम के अंदर डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा हुआ, और ये देश में शांति। सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना, पेपर में आया है और बहुत बार आया है। किसी भी देश के अंदर या फिर कोई अगर आप देश के शासन में सबको शामिल करते हैं तो देश में सब बढ़िया रहता है। जैसे बेल्जियम में था, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई गृह युद्ध नहीं होता, देश के अंदर सौहार्द होता है, देश के अंदर भाईचारा होता है, देश का विकास होता है, देश आगे बढ़ता है। तो ये समझदारी है कि आप अपने देश के अंदर शामिल हर एक आदमी को देश के शासन में लेकर आए, आप अपने देश के अंदर सत्ता की साझेदारी करें। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये समझदारी भरी बात है, और इसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। इसको बोला जाता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं युक्तिपरक कारक। क्या बोला जाता है? इसको हम लोग युक्तिपरक कारक कहते हैं। तो आपके पेपर में कुछ भी लिख देंगे। युक्तिपरक कारक या फिर समझदारी भरा कारण क्या है कि आप अपनी समझदारी देश का विकास होगा, जैसे बेल्जियम का हुआ। तो सत्ता की साझेदारी की जानी चाहिए क्योंकि ये समझदारी या फिर युक्तिपरक कारक, युक्ति का मतलब होता है एक समझदारी भरी बात। दूसरा कारण है कि ये नैतिक कारण। नैतिक कारण का मतलब क्या है दोस्तों कि ये मानवता का कारण है। मानवता का मतलब क्या है? मानवता का मतलब है कि जो लोग श्रीलंका के अंदर रहते थे, जो तमिल लोग श्रीलंका के अंदर आए, वो भारत से बहुत सालों पहले आए थे, लगभग 400-500 साल पहले श्रीलंका में जाकर बसे। श्रीलंका को आजादी मिली है साल 1948 में, और श्रीलंका के अंदर जो लोग वहां पर तमिल भाषा बोल रहे थे साल 1948 में, ये श्रीलंका में ही पैदा हुए थे। इनके माता पिता भी श्रीलंका के अंदर पैदा हुए थे। मानवता के आधार पर, एक देश के नागरिक होने के आधार पर, है ना, नैतिक मूल्य ये था। अगर सब अंदर सत्ता की साझेदारी होती है। जी हां, हमारे प्यारे भारत के अंदर सत्ता की साझेदारी होती है, और किन तरीकों से होती है? 4 महत्वपूर्ण तरीके से होती है। इनमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग अपने स्तरों सत्ता, देश की सरकारों के पास 3 बड़े ऑफिस हैं या फिर 3 बड़े अंग हैं, और इनको हम लोग किस नाम से, और एक को हम लोग हमारी कार्यपालिका जो कानून बन नाम की न्यायपालिका है। 3 अंग है, विधायिका, कार्य, या फिर इन तीनों अंगों को समान शक्तियां दी गई, संगठन को या फिर तीनों ऑफिस को, तीनों संस्थानों को सेम शक्तियां दी गई हैं। हमारे देश के अंदर दोस्तों सत्ता की साझेदारी का एक दूसरा स्वरूप देखने को मिलता है, और इसके अंदर आप क्या देखते हैं कि हमारे देश में 3 तरीके की सरकारें हैं। कितने तरीके की सरकारें हैं? 3 तरीके की सरकारें हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन से तरीके की सरकारें हैं तो उनको हम लोग एक एक कर यहां पर आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले की जो हमारी सरकार है उसे ये दूसरा तरीका है। पहले तरीके में तीनों स्वरूप रहे, तीनों सेम रहे, ठीक है, ये पॉइंट हमने देखा। इसी के साथ आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे देश के अंदर सत्ता की साझेदारी का एक और स्वरूप देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दलित भाई सत्ता की साझेदारी होती है। और चौथा तरीका है कि हमारे यहाँ पर दबाव समूह है। दबाव समूह का मतलब कि हमारे यहाँ पर मजदूरों का संगठन है, हमारे यहाँ पर किसानों के संगठन है, हमारे यहाँ पर आपको विपक्ष देखने को मिलता है, और ये सारे लोग सरकार पर प्रेशर बना। न्यायपालिका या फिर जो हमारा कोर्ट है, उनको न्याय देने की जिम्मेदारी हमारे कोर्ट की या फिर हमारी न्यायपालिका की होती है ना। इसको हम लोग अपनी कचहरी कहते हैं, सिंपल भाषा में इसे कचहरी कहा जाता है, कोर्ट कचहरी। तो न्यायपालिका संसद पर नजर रखती है, होता है कानून बनाना। और जो अब एक और सवाल आपके सामने आ रहा है, इसको आप देखते हैं कि भारत के संदर्भ में संसद का मुख्य कार्य क्या है? हमारे संसद या फिर हमारी सरकार का मुख्य कार्य होता है कानून बनाना, और जो पुराने कानून है उनमें संशोधन करना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण दीजिए। क्या ये युक्तिपरक है या फिर ये नैतिक परक, ये बताइए। देखो भारत के अंदर ना युक्तिपरक कारक देखते हैं
कि हमारे देश के अंदर समझदारी दिखाई गई। हमारे देश के अंदर बहुत सारे भाषा समूह हैं। अगर हमारे देश के अंदर भारत की सरकार कल ये फैसला करते, कल मोदी जी और अमित शाह जी अनाउंस करें कि अब भारत के अंदर सिर्फ हिंदी भाषी लोगों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बाकी सारी भाषाओं को ताला लगा रहे हैं, बाकी सारी भाषाओं को बंद कर रहे हैं, क्या होगा देश के अंदर? देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, देश के अंदर लोग सड़कों पर आ जाएंगे, देश के अंदर झगड़े हो जाएंगे, देश के अंदर गृहयुद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। तो भारत ने ना एक तरीके से समझदारी दिखाई है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग सामाजिक समूह है और इनके बीच में टकराव हो सकते हैं, इसलिए हम सबको साथ लेते हुए चलेंगे। और हम सबको साथ लेते हुए चलेंगे, चाहे वो किसी भी भाषा के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी संस्कृति से हो, हम लोग सबको साथ लेते हुए चलेंगे। और भारत ने इसको ऐसा किया भी है और इसी वजह से भारत में सौहार्द यानी कि भाईचारा और शांति देखने को मिलती है। और भारत के अंदर ना नैतिक कारक भी देखने को मिलता है। मतलब आप देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत के अंदर जो भी लोग भारत के अंदर रहते हैं, ये भारतीय ही हैं, ये भारत की जमीन पर ही पैदा हुए हैं, ये भारत की मिट्टी में ही पैदा हुए हैं, ये हमारे भारत के ही लोग हैं। और एक भारतीय होने के नाते, भारत को एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते ये जरूरी है कि देश के शासन में सबको शामिल किया जाए। तो भारत के अंदर युक्तिपरक कारण भी दिखता है कि हमने समझदारी दिखाकर सबको शासन में रखा है, और भारत में नैतिक कारक भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर देश का नागरिक सबको माना गया है और देश के शासन में कोई भी आ सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदी भाषी, पंजाबी भाषी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, हर भाषा का समूह, हर जाति का समूह भारत के अंदर शासन में आता है। तो भारत में युक्तिपरक कारक भी है और भारत के अंदर नैतिक कारक भी अपन को देखने को मिलता है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि आपके पाठ्यपुस्तक में प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग देखते हैं कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्र थे और इन 3 छात्रों ने अपने अपने प्रश्न दिए और उन्होंने अपने जवाब 50 शब्दों में दिए। थम्मन करके एक आदमी है, नाम क्या है भाई इस आदमी का? थम्मन बोलता है कि जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन होता है, वहीं पर सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। मथाई बोलता है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां पर विभाजन हो, कि बड़े देशों में सत्ता की साझेदारी होगी। थम्मन बोलता है कि जहां पर बहुत सारी भाषाएं हैं, जातियां हैं, वहां पर होगी। औसेफ बोलता है कि हर समाज जहां सत्ता की साझेदारी की जरूरत हो, चाहे वो बड़ा देश हो या फिर छोटा देश हो, वहां पर हमें सत्ता की साझेदारी करनी चाहिए। आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी देश का आकार छोटा है, जैसे बेल्जियम की तरह हो, श्रीलंका की तरह हो, भारत जैसा बड़ा देश हो, अमेरिका जैसे बड़ा देश हो, हर एक देश के अंदर जहां पर अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, उनमें भाषाएं और उनमें सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। अब पूछा जा रहा है कि आप किसकी बात से सहमत हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर देखें ना, तो हमें औसेफ की बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि औसेफ ने जो अपना विचार पेश किया वो बिल्कुल सही है कि सत्ता की साझेदारी हमें दुनिया के हर एक देश के अंदर देखनी चाहिए, जहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि जहां पर अलग अलग समाज बटा हुआ है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर या फिर अलग अलग संस्कृति के नाम पर। ये पॉइंट हमने देखा, चाहे वो देश बड़ा हो या फिर वो छोटा हो। और कोई भी देश जो अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो देश के शासन में सबको शामिल करे, देश की पावर सबके पास हो, किसी एक समूह के पास ना हो। अगर देश की पावर सिर्फ एक समूह के पास होगी या फिर एक आदमी के पास होगी, तो वो तानाशाह बन जाएगा। तानाशाह का मतलब डिक्टेटर बन जाएगा, और जो लोकतंत्र की हत्या कर देगा। तो लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र की भावना को जिंदा रखने के लिए, देश का विकास करने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए ये जरूरी है कि देश के शासन में सबको शामिल करे। और औसेफ की बात यहां पर पूर्णतः हमें सही देखने को मिल रही है ना। तो यहां तक के जो हमारे पॉइंट्स रहे थे उनको हमने एक एक कर देखा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने पॉइंट्स को देख लिए। एक और हमारा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट एक शहर है, मैनचेस्टर के मेयर ने वहां पर बोला कि बेल्जियम के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि ये बोला गया कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, उनको भाषा बोलने से रोका गया, और जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं उन्होंने अपना दबदबा दिखाना शुरू किया। क्या ये सत्ता की साझेदारी दिखाती है? नहीं दोस्तों, ये सत्ता की साझेदारी नहीं दिखाती। बेल्जियम के अंदर जब झगड़ा होता था ना साल 1950 से साल 1960 के बीच में, तो जो ये डच भाषी लोग थे, इन्होंने अपनी भाषा को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और फ्रेंच भाषा को दबाने की कोशिश की थी। हालांकि जब ये लोग यहाँ के नेता लोग समझ में आया इनको, तो उन्होंने सारी भाषाओं को सम्मान दिया और सारी भाषाओं को साथ लेकर चलने की कोशिश की। अगर एक भाषा को ऊपर रखेंगे, दूसरी भाषा को दबाएंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और जो ये फ्रेंच भाषा पर लगा बैन लगाया गया था, यानी कि बोला गया था कि फ्रेंच भाषा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र के अंदर इसको बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। यहां तक के जो हमारे क्वेश्चंस हुए उनको हमने एक एक कर देखा है और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहां के पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं। अब हम लोग आपके साथ पोल की तरफ चलेंगे और फिर आपके डाउट्स को देखेंगे। जल्दी बताइएगा, यहां तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? जल्दी बताइए, यहां तक के सारे सवाल जवाब क्लियर? बढ़े आगे, है ना? जल्दी से बताइएगा। सर कल इंडिया के अंदर क्या होने वाला है? चलो एक बात आपके साथ डिस्कस की जाए जो काफी ज्यादा आप देखते हैं दोस्तों कि महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमें चीजों को डिस्कस करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये चीज आपके साथ जरूर की जानी चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें, वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा जटिल हो गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी टेंशन हमें देखने को मिल रही है, और जब भी दो देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति होती है, क्रांति कब हुई है? 70 है कि आगे चीजें कैसे आतो हुई देखने को हमें मिलेंगी, मेरे को जानकारी नहीं है सर। भूख टाइम गुजर रहा है। बेल्जियम देश की कुल आबादी का 59% जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% थे और जर्मन भाषा बोलने वाले 1% थे, है ना? बहुत प्यारा सवाल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है और लगभग 86% दोस्तों ने हमारे बिल्कुल सही आंसर वितरण कहते हैं। क्षेत्रीय न्यायपालिका में शक्ति का बंटवारा हुआ, इसे क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, दबाव समूह, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपने आंसर्स को यहां पर देना शुरू कर दिया है। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं दोस्तों कि अपने क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जब हम इनके बीच में शक्ति का बंटवारा होते देखते हैं तो इसे क्षेत्रीय वितरण कहा जाता है, जहां पर तीनों को समान शक्तियां दी गई हैं। इन तीनों के पास समान शक्तियां हैं, कोई एक से ज्यादा ऊपर नहीं है, तीनों को समान शक्तियां बांटी गई हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है और लगभग हम देखें तो 68%। प्रांतीय सरकार का मतलब है हमारी राज्य बटी हुई है। हमारे देखें तो हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और उसी के साथ साथ जो स्थानीय सरकार है। केंद्र सरकार जो सबसे शक्तिशाली है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद हमारी राज्य सरकारें होती हैं, उसके बाद हमारी स्थानीय सरकार होती है, और इनके बीच में जो शक्ति का बंटवारा है इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण के नाम से सही आंसर हमारे सामने रख दिया है, रख डालेंगे। देश की संभावनाओं को कम करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, या फिर मतदाताओं जो वोट देते हैं उसके प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कि अच्छा सवाल था। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके सामने रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने इस आंसर को हमारे सामने पेश करेंगे। देखो पूछा जा रहा है
कि बेल्जियम के अंदर हमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिली, एकात्मक, संगठनात्मक, तानाशाही या फिर इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शंस दीजिए और आपको अपने आंसर को पेश करना है और बताना है कि बेल्जियम में हमें सरकारों के 3 रूप देखने को मिले थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसी के साथ साथ सामुदायिक सरकार। तो उसको हम लोग किस तरीके की शासन व्यवस्था कहते हैं, एकात्मक, संगठनात्मक, तानाशाही या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। सर आपको लगता है, सर प्लीज बता दीजिए, सर प्लीज बता दिया पोल कैसे सही काम हो रहा है, सही जवाब दे रहे हैं लेकिन जवाब पोल आता है। कल भी क्लास होगी हमारी, कल की क्लास की जो टाइमिंग है वो 6 बजे है और परसों भी होगी हमारी क्लास, वो 6 बजे है। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपने आंसर को पेश किया है। एक राज्य सरकार जो रूप होते हैं उसे संगठनात्मक सरकार कहा जाता है, सही आंसर दिया। एक और प्रश्न आपके सामने है कि श्रीलंका के अंदर किस तरीके के, धन्यवाद शशांक, जो के सारे बिंदुओं को हम लोग को चलाती थी ना, तो वहां राज्य की सुने बिल्कुल। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो या 200 ज्यादा प्रकार की सरकारें, उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो कुछ इस प्रारूप में हमने आप सभी के साथ अपने क्वेश्चंस को किया है। एक और अच्छा सवाल और आखिरी सवाल इसको देख लीजिए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है। एक ग्रुप है जिस पेपर में आता रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में हमें देखने को मिलता है। चैप्टर खत्म भाई, पूरे तौर पर कंप्लीट हुआ। हमारी अब अगली क्लास जो आपसे होते हुए देखने को मिलेगी वो आपको होती हुई देखने को मिलेगी कल शाम को 6 बजे। और